आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आप देख रहे हैं द फर्स्ट नेशनलिस्टिक मीडिया फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्मार्ट। आज इस फेस्ट का दूसरा दिन है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो अब तक का ये पांचवा सत्र है और आज के दिन का ये दूसरा सत्र आयोजित हो रहा है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है, लेकिन सब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा भारत है। वो भारत है जिस भारत में आज हम रह रहे हैं, जिसकी सीमाओं में आज हम रह रहे हैं, या वो उन भारत की बात कर रहे थे जिस भारत में माँ ढाकेश्वरी का मंदिर भी आता है, माँ हिंगलाज भवानी का मंदिर भी आता है, वहां हिंदू कुश पर्वत की बात आती है तो वहां सुमात्रा और बाली द्वीप की भी बात आती है। और वहां पर रहने वाले वो सब भारतीय जो आज भी अपने आप को गर्व से हम हिंदू हैं ऐसा कहते हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व आज का भारत किस तरीके से उठा सकता है। जी हाँ, यही हमारा आज का विषय भी है। द व्हाट कैन इंडिया डू टू सेव हिंदूज ग्लोबली एंड स्पेसिफिकली इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश एंड ऑल। और आज हमारे साथ में जो इस सेशन पे, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है, जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपके साथ में करा देता हूं। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी हमारे साथ में रहेंगे। उमेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन स्मार्ट मीडिया फेस्ट में। और उमेंद्र जी के परिचय में मैं कहना चाहूंगा, आप मूलतः जयपुर से हैं, ईएनटी सर्जन है, आपका अपना हॉस्पिटल है और निमित्तकम नाम से एक संस्था आप चलाते हैं, और जिसका मेन पर्पस है पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जिनके लिए वो सब कुछ करना जो प्रशासन को करना चाहिए आप कर रहे हैं, और हमारे जो दलित सहोदर हैं उन्हें हिंदू मेन स्ट्रीम में लेके आना। और इसी कॉज को सामने रख करके आप दुनिया भर की यात्राएं करते हैं, फंड रेज करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, राइटर हैं, गीता कम्युनिकेटर हैं, हिंदू कॉज के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आप इन्हें कह सकते हैं। और पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के ऊपर जो नरसंहार हुआ है उस पर एक छोटी पुस्तक भी आपने लिखी है, और साथ ही मुस्लिम आक्रांताओं को विरुद्ध राजस्थान में द ग्रेट वॉर जो यहाँ के मेवाड़ के महाराणाओं ने लड़ी है उसके ऊपर आपने एक बहुत जबरदस्त पुस्तक लिखी है जो शीघ्र ही हम सभी के बीच आने वाली है। और इस सत्र को मॉडरेट करने के लिए जो हमारे साथ में होंगे उनका नाम है श्रीमान सुरजीत दास गुप्ता जी। सुरजीत जी बहुत परिपक्व एक पत्रकार हैं और साथ ही आप बहुत स्पष्टवादी हैं, बहुत विनम्र हैं, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ सिर्फ न्यूज, जहां से एसोसिएटेड आप पहले रहे हैं, दैट इज माय नेशन, हिंदुस्तान समाचार, स्वराज्य, द पायोनियर, द स्टेट्समैन। और बड़ी खुशी की बात यह भी है कि जिस स्मार्ट समूह का मैं भी एक सदस्य हूं, उसी स्मार्ट समूह के सुरजीत दासगुप्त भी एक बहुत ही सम्माननीय सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। और मैं दोनों का, डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी आपका भी स्वागत करता हूं, और सुरजीत दासगुप्त जी आज जो आपके हमारे सेशन को मॉडरेट करने वाले हैं आपका भी स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। हैंड ओवर टू यू सुरजीत जी, स्वागत है आपका। सुरजीत जी, यू आर ऑन म्यूट। थैंक यू निधीश जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्शक और श्रोता हैं। सभी दर्शकों श्रोताओं का स्मार्ट की तरफ से नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है उमेंद्र रत्नू जी। उमेंद्र जी, बहुत बहुत आभार सुरजीत, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी आपसे मुलाकात, आपसे मेरा परिचय करीब 10 साल पहले हुआ। उस समय मैं आपको बतौर चिकित्सक डॉक्टर जानता था, आपको बतौर स्वयंसेवक भी जानता था मैं। फिर चलते चलते आगे आपने हमें खबर दी कि हिंदुओं की कितनी विकट स्थिति है, हाउ मिजरेबल दे आर इन द नेबरिंग कंट्रीज, Hindu and Sikh both. Yes, Hindu and Sikh. Perhaps there are no Jains and Buddhists left anymore in Afghanistan. No, nothing. So, yes. तो उसके बाद आपने हमें खबर दी कि आप निमित्तकम बना रहे हैं एक एसोसिएशन, और उसके माध्यम से आप इन लोगों की मदद करेंगे। और फिर हमने ये जानकारी प्राप्त की that you have come to the aid of lots and lots of people from the Bhil community from Pakistan who would either sneak into Rajasthan or they would take visas and never go back. And then you also helped middle class people, middle class Hindus from Pakistan. अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले दुर्गा पूजा के समय
हमने देखा कि क्या बिल्कुल जिनोसाइड जैसी स्थिति हो गई थी, बल्कि 3-4 लोग मारे भी गए बांग्लादेश में, और ये आए दिन पाकिस्तान में होता ही रहता है। तो सबसे पहले तो अभी ये बताइए कि डॉक्टर होते हुए how did you strike upon this idea that you should run an association, form an association, and do something in an institutionalized manner for these people? Yeah, Omendra ji. Yeah, I was a nutcase Hindu ever since I was born. So issues of Hindu faith and Hindu survival, and largely the social Hindu calculus always fascinated me. And I was a very proud Hindu. I'm still a very proud Hindu. Because of the proximity of Rajasthan to the borders, being a border state, we used to occasionally meet Pakistani Hindus, doctors here working. And one day I sat down with this Dr. Dilip from Karachi, and then he told me horrible stories about Pakistani Hindus and Sardars suffering there. And I sat down to find out. And to my utter disbelief, I found out close to 1 crore Hindus are still living in Pakistan, largely concentrated in the southern district of Sindh. So I started helping them with money initially, and occasionally some paperwork here and there. But because at the center and the state we were being ruled by Congress, I could have been apprehended any time for helping Pakistani citizens. The Indian state didn't care if they were Hindus or Sardars. But 2014 was a game changer because Modi ji put this issue in the election manifesto of the BJP. So when a mainstream political party picks it up, it becomes very easy for a person like me to start working on that. And then I met my kid brother Jay Ahuja. हम एक माँ के पेट से भले ही ना जन्मे हो, लेकिन हम भाइयों से भी बढ़कर हैं. And Jay is the man who does all the groundwork, the running around, the notifications, meeting the ministers, meeting the bureaucracy. I do all the philosophizing because I cannot leave my hospital as often as Jay has to go to Delhi and other places. And I do the fund collection. In 2016, we started Nimitt Ekam formally on a land donated by Jay himself, which is worth 80 lakh rupees today. He donated the land to Nimitt Ekam. It was his personal land. And I'm very grateful to him that he did that. We have our office today on land given by him. And then we employed Pakistani Hindus themselves here in Jaipur and in Jodhpur. We started working with 2 offices. And Hindus globally gave us money. We call it as Dharmanch, a part of their income for Sanatan Dharma. And once we started paying these people to sit down on the computers and educate themselves about the paperwork, the police work, the intelligence bureau, the liaison with the administration, with Modi ji at the helm, it was pretty simple. Rajnath Singh ji in 2018 gave us a lot of notifications to help these Hindus. Well, for example, all these Hindu refugees and Sikh refugees from Pakistan were granted permission to have bank accounts, driving licenses, private properties, and almost quite internalized. Then, of course, CAA happened, but that's a separate chapter. We need to talk about it in detail. Right. But over the last 7 years, we have taken about 10,000 Hindus out of Pakistan and about 400 Sardars out of Pakistan. And more than 4,000 citizenships have been managed by Nimitt Ekam in the past 6-7 years. So yes, we have achieved something. And now we have a full plan ahead of us. And let's see how we are able to save these 1 crore Hindus trapped in that hellhole. I would say, Omendra ji, that you are being modest because I know आप इससे भी काफी ज्यादा करते हैं जितना आपने बोला है और भूमिका में आपके बारे में जितना कुछ बताया गया है. दर्शकों और श्रोताओं को ये भी बता दूं कि चाहे यूएन की संस्थाएं हों, चाहे विदेश की सरकारें हों, वहां तक भी जहां जहां हिंदुओं की बात, हिंदू हित की बात पहुंचानी होती है, ओमेंद्र जी वो काम करते हैं. लेकिन ओमेंद्र जी ये बताइए कि अभी तो हमारा फेवरेबल एक सरकार है, लेकिन फिर भी हमेशा काम आसान नहीं होता है. मुझे याद है एक केस के बारे में जिसपे आपने काफी जद्दोजहद की और उस समय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी
और एक मिडिल क्लास फैमिली थी, शायद माहेश्वरी फैमिली थी। यस यस। हाँ हाँ। और उनकी बिटिया को मेडिकल कॉलेज में दाखिला चाहिए था। वो पाकिस्तानी हिंदू थे और आपको काफी मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। थोड़ा ऐसे हाँ ऐसे ऐसे कुछ एक आध केसेस अगर आप बताएं हाँ। जो जो ये रिवील कर सकते हैं। 2014 से पहले ये महेश्वरी फैमिली हैदराबाद से सिंध से भाग कर आई थी। हम्म। और वो मेरे जीवन का एक बहुत हृदय विदारक क्षण था जब मैं इस परिवार से मिला था, इस युगल से मिला था, हस्बैंड वाइफ से। नाम उनका मैं उनकी सुरक्षा के कारणों से और उनकी निजता के कारण मैं नहीं बता सकता। तो दोनों ऑटो रिक्शा से उतरे थे और मैं अब भी भावुक हो जाता हूँ जब मुझे वो दिन याद आता है कि इतना सफल, इतना पैसा कमाने वाले, इतने एजुकेटेड लोग जयपुर अनजान शहर के अंदर बारिश में भीगते हुए ऑटो से आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। उस वक्त तक निमित्तकम आरंभ भी नहीं हुआ था, इतनी कोई मेरी इस विषय पर कोई बहुत पकड़ भी नहीं, पर किसी ने कहा कि आप जाके उस पागल डॉक्टर से मिल ले, वो शायद आपकी मदद कर पाएगा। तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि किस तरह रिलीजियस टीचिंग्स का जो टीचर था उस बच्ची का, 17 साल 16 साल की बच्ची का, उसने उसको मुसलमान बना दिया। और एक मित्र का मदरसे में जो कि पेशेंट था उन डॉक्टर साहब का, उसका फोन आया कि आप अगर भारत निकल सकते हैं तो निकल जाइए, कल आपकी बच्ची किडनैप हो जाएगी। यहाँ पर पूरा प्लान बन चुका है उसको मुसलमान बनाने का, उसको किडनैप करके ले जाने का। अब दिस इज हैपनिंग इन 21st सेंचुरी। ये सब 21वीं शताब्दी में एक राष्ट्र के अंदर पूरे का पूरा एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से एक सिटीजन को मदरसे से फोन आता है कि आप निकल जाइए। वो बेचारे अपना जो भी पैसा था ना, जो भी उनके पासपोर्ट लेकर के वो लाहौर आ जाते हैं भाग करके, और वहां पड़े रहते हैं 2 महीने तक, जब तक कि भारतीय एम्बेसी से उन्हें वीजा नहीं मिलता है। और फिर वे किसी तरह से भारत पहुंचते हैं। और जयपुर में उनका कुछ रिश्तेदारी वगैरह थी, मैं उनसे मिलता हूँ, मैंने कुछ उनकी सहायता की जो भी मैं कर सकता था एक फेलो डॉक्टर होने के नाते। बच्ची जो थी उसको, बहुत ही ब्राइट बच्ची थी, शी वाज द टॉपर थ्रू आउट, बट she was not allowed to give the PMT examination because her domicile was not of the state of Rajasthan and she did not fit into any category. अब आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह मरवाती है लोगों को कि there was no category for Pakistani Hindu refugees and I believe it is not even till date. तो फिर हम लोगों ने भागदौड़ शुरू की एंड वेरी काइंडली आई मस्ट दैट द ग्रेट लेडी, परमात्मा उनको मोक्ष दे, परमात्मा उनके परिवार को बहुत सुख दे, इतनी compassionately सुषमा जी listened to our woes. I remember those days when his assistant would pick our phones, you know, otherwise she was the big minister, foreign minister of this nation. Why would they pick up phone of punies like us? But she responded to each and every call that we made to her. And finally, from the Afghan quota, then there was a quota by the Indian government for Afghan students, which always used to go vacant. This girl child was adjusted in that quota. And finally, she got medical admission. And I remember that day, Doc Saab came to my hospital with a bag full of sweets and we celebrated, we cried in joy. The child was saved. And this is only one part of the ordeal. The other part of the ordeal was that she was totally Islamized. So we had to de-brainwash her. And I was a part of the journey of this family through that trauma. And it was a horrible experience to see a 16-year-old girl hell-bent upon reading namaz and all that darkness. And the parents and all the relatives were standing outside. On Deepavali, she locked herself up in the room. And all this kind of things happened. Now, with Mahadev's grace, this child is completely Hinduized and she has passed her MBBS and now she will be a productive citizen of our country. So may Shiva give her a long life and the will to serve Sanatan Dharma as been given to us. That's great. That's so nice to hear. ओमेंद्र जी, इस तरह की कहानियां जब भी हम कहीं से भी सुनते हैं, सेकेंडरी सोर्स से भी जानते हैं, तो बहुत ही उत्साह के साथ, क्योंकि ये हिंदू हित की बात है, तो हमारे जैसे पत्रकार इसको रिपोर्ट करते हैं। हमसे जैसे सिर्फ न्यूज हमेशा करता रहा है और हमसे कहीं बड़े पैमाने पे ऑप इंडिया ये करता है, लेकिन कभी कभी जैसे आपसे भी बातचीत करते करते कभी कभी पता चलता है कि कुछ चीजें जो हम कह देते हैं अपने रिपोर्ट्स में,
वो शायद आपके काम को हैम्पर करता है, या उसको फिर वो मतलब हम तो अच्छे मन से करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका असर उल्टा पड़ जाए। तो इसलिए जो भी देशभक्त, क्योंकि हम स्मार्ट की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं और सभी तरह के जो देशभक्त मीडिया चलाने वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम कोई स्टोरी करते हैं हिंदू हित में या हिंदुओं के संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए, तो किन चीजों की सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए, एक बहुत डेंजरस गेम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भारतवर्ष के साथ खेल रही हैं, और उसमें ये हिंदूज जो है ये भी उनके लिए एक मोहरे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। एंड आई थिंक इट्स बेटर टू मेक अ फोन कॉल टू मी एंड और जय or people dealing in this issue day and night, so that we tell you for example, I'll tell you about a couple of years ago there was a mass suicide by a Bhil family in near Jodhpur. Now that was touted by the leftist media and the leftist journalists as a murder and the inability of the Modi government to protect these Hindus, which was absurd. Now fortunately one person survived that mass suicide. And we immediately asked him to give a statement that this has been done by a woman in our family who was mentally deranged. She was overambitious. She was a nurse, medical staff nurse. She injected poison into everybody's body and then she consumed poison herself and killed herself. So a stray crime cannot be used to malign the government. I'm hearing news reports every day that these many people are going back. What is Modi government doing? Pehli to the hypocrisy is like, the irony dies 100 deaths there. इनको कब से दर्द होने लगा पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए? It's really funny to see these leftists peddle the narrative, but they lap up a story which they can use to malign Modi and the BJP. So that's one thing. The second thing is absolute white lies, because in the COVID era, which we are facing an abnormal situation, the Indian government, a lot of Pakistani Hindus who were not refugees, a lot of Pakistani Hindus come to Bharatvarsha for Tirth Yatra and immersing the ashes of their forefathers into Ganga. कुछ लोग अपनी शादी के रिश्ते के लिए आते हैं, तो some of them overstayed because the traffic of population completely stopped once COVID started. So the people who are going back are those who are stranded here. These are not refugees who have been forsaken by the government. But अब कहानी है, चलती है। मैं तो मीडिया को अपना हिंदुओं का शत्रु मानता हूँ। पंचमक्कार की जो हमारी श्रेणी है, मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी, मैकॉले पुत्रा एंड मीडिया, तो ये जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मीडिया इज नॉट विथ द एनिमी। मेरे एक एफोरिज्म है बहुत पुराना, मीडिया इज द एनिमी। राइट, ये आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ऐसी कोई भी स्थिति हो तो आपसे हम जान लें कि सच्चाई क्या है। जस्ट अ फोन कॉल, जस्ट राइट राइट राइट। एक बात और बताइए, जो काम हम लोग जर्नलिस्ट नहीं कर रहे हैं और इसकी अक्सर आवश्यकता पड़ती है, जब आप खासकर विदेश की सरकारों के साथ डील करते हैं या यूएन की किसी संस्था के साथ डील करते हैं, तो हार्ड कोर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। yes. हाँ, तो उसमें तो हमने रिपोर्ट लिख दी, रिपोर्ट में ना तो एफआईआर है, ना तो एग्जैक्ट जो वृत्तांत है घटना की वो है। तो ये सब चीजें आप जैसे, आप कई बार, आपकी एक पहल में मैं भी शामिल था और काफी मुश्किलें हमें उठानी पड़ती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता हमेशा। नहीं जी, तो इस पर थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें कि ये काम हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम। नहीं, ये आप नहीं कर सकते सर, आपके तो योर हैंड्स आर फुल, यू आर डूइंग ऑलरेडी सो मच फॉर सनातन धर्मा and the right kind of media. This is our job. Documentation हमारा काम है, because we are directly in touch with these families and we are already documenting it. The point is how to use this data effectively. For example, in May 29, the European Union Parliament came out with a public report that 1,000 minority girls are being picked up in Pakistan every year. That means 3 girls per day.
90% of these girls are Hindus. So we are looking at 3 Hindu girls being picked every single day. What else is a genocide? और क्या होता है criteria genocide का? And if we now this has to happen at the governmental level. I went to the US about 3 years ago, and I met the Department of State officials there. To my utter disgust, it was the first time that the US foreign officials were listening the story of Pakistani Hindus. I really don't know what has the Hindu leadership been doing all these years. Nobody went and told them the story of the persecution of Pakistani Hindus. And then we left a dossier there. We left, this is the kind of documents we have. Till that time, the European Union Parliament was not even out. We were just giving interviews and, videos of these Hindus who had come out of there. We were only relying on the Indian data. In fact, even the Indian data is very difficult to fetch. For example, how many visas is being issued by the Rawalpindi embassy? Out of the 2,000, the quota for Pakistani citizens is 2,000 per month. That's it. That's the upper limit of the visas that the Indian embassy of Rawalpindi can issue. Now, we have been seeking through RTI and all, through the foreign department, foreign ministry, that please tell us how many issues of Indian visas is being done to the Pakistani Hindus. We don't have the data. So, I really don't know how we're going to get that. But now that Modi ji got the CAA, for us, the real thing was CAA. When the Indian state comes with a law granting citizenship to another state, there can be no bigger statement of the persecution of the minorities than the passing of CAA by the Indian Parliament. And this is what the jihadis and the leftists understood. That is why Shaheen Bags were created. That is why the entire momentum around CAA was scuttled. Yes. And as a friend, I can tell you the amount of lobbying and the suffering and the hardships me and Jay had to undergo for 4-5 continuous years before CAA became a reality. Every single FIR of Pakistani Hindu girls was documented. I know of people of the RSS and the Videsh Vibhag, people who deal with VHP and all, poor guys, they had gone to Pakistan. I cannot name those great people. They are like Maharshis to me. They went, witnessed the court proceedings in Pakistan, in Sindh, in Punjab, and they came back and told the stories to the top leadership. And it was then that we were able to convince the top leadership that you have to come up with CAA. Otherwise, CAA was not coming. It was not an easy job. But once CAA came, the entire impetus of CAA was taken away by these thugs. And sadly, yes, the Punjab legislature, the Punjab Assembly, the Rajasthan Assembly, everything, they passed resolutions against CAA. The whole movement was maligned. A very weird kind of logic was put forward that मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं मिल रही है? अरे भाई अकल के अंधों, मुसलमानों को नागरिकता देनी थी तो फिर देश का बंटवारा क्यों किया था? Why did you partition the country? खोल दो बॉर्डर. हम तो कह रहे हैं, हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो संघी हैं. खोल दो ना बॉर्डर फिर. नहीं, बॉर्डर रहेगा लेकिन मुसलमान आना यहाँ पे चाहते हैं. यार क्या 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 कौन सी चक्की का आटा खाते हो यार, ये तो बता दो. Seriously, matlab. Right. And the whole world is actually not a joke. Yes. New York Times and Washington Post and European Parliament, 8 city councils of America passing resolutions against CAA without reading an iota of the document, without understanding anything about the document. Right. How shameful can this be? ये जो प्रोपेगेंडा हुआ, और केवल प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, उसके बाद दिल्ली में राइट, दंगे हो गए, लखनऊ में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, और लोग मारे गए उन दंगों में, और बहुत जघन्य विभत्स तरीके से मारा गया उन हिंदुओं को. और हर जगह दंगाई भी मुसलमान ही थे. दंगा शुरू हर जगह, चाहे दिल्ली में आप ओखला गांव के पास जामिया नगर की बात करें, जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, या फिर लखनऊ की बात करें, गोमती नगर की बात करें, हर जगह पे देखिए ये कि जो हम बार बार कहते हैं कि वो तो 18-20% है, हम तो 80% है.
लेकिन 18-20% में वो हिम्मत होती है, वो हिमाकत होती है कि वो लड़ाई शुरू करते हैं। हमेशा हम तो पहले बचाव करते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या जवाब देंगे। ओमेंद्र जी, कि मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है किसने दंगा स्टार्ट किया। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि उनको अपना गेम खेलना था, उन्होंने खेला। हिंदुओं ने, सिखों ने क्या किया? वो लंगर कौन चला रहा था वहां पर, मैं उसके जूते मारना चाहता हूं जाकर, उसको कहता हूं चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। 2 साल पहले हमारे ननकाना साहब, हमारे गुरु नानक देव जी महाराज का जो जो समाधि स्थल है, हमारे हिंदुओं के लिए कितना पवित्र स्थान है वो, वहां के मुख्य ग्रंथी मोहन सिंह की बेटी जगजीत कौर को दुनिया के सामने यूट्यूब पे वो वीडियोस पड़े हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान बना दिया जाता है। एक गेंडा है उसका वहां पर, एक भैंसे जैसा शरीर का एक है शांति दूत, वो 2000 की भीड़ लेकर गुरु नानक साहब की समाधि के ऊपर हमला करता है, कहता है इसको आज से ननकाना साहब नहीं, मुस्तफा कहाँ इस नगर, इसका ये नाम रखेंगे। इन फुल वर्ल्ड व्यू ये हो रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम लंगर खिला रहे हैं, यहाँ पर बिरयानियां खिला रहे हैं इन लोगों को। इनको डूब के शर्म से मर जाना चाहिए, उन हिंदुओं सिखों को जिन्होंने सीएए का विरोध किया। पता है कितने निरीह पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हैं? उस मोहन सिंह की रोते हुए की बेचारे कलपते की वो वीडियोस है मेरे पड़े हैं मेरे पास। ये किस मुंह से अपने आप को सिखों का नेता कहते हैं? ये किस मुंह से राजस्थान के कांग्रेसी अपने आप को हिंदुओं का नेता कहते हैं? तो भाई जो शत्रु है उसका खेल तो वो तो खेलेगा। हाँ, हम एक बार फिर वही स्थिति देख रहे हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय पे था। बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति। अगर उसको पाकिस्तानी हिंदू, अगर उसको अगर एक यूनिवर्सल स्केल पे देखें सुरजीत भाई, तो फिर तो आपको हमको सबको पता है हम कहाँ जा रहे हैं जी। जब वायलेंस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। आप देखिए तालिबान के अंदर अफगानिस्तान में वो इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हमने अमेरिका को पराजित कर दिया। तुम्हारे देश में वो आए, 20 साल तुम्हारे जूते मारे, अच्छी तरह मचक के जूते मारे। तुम्हारे देश में उसामा बिन लादेन को ढूंढा, उसको मार के साले को समुद्र में पटके, उसको कोई इस्लामी बरियल नहीं दी। तुम्हारे सबसे बड़े शहादा को तुम्हारे छितर पड़ के वो गए टाउटिंग क्या अमेरिका भी जो है वो कौन सी है, क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशंस, ग्रेवयार्ड ऑफ सिविलाइजेशंस। यानी एक सड़क छाप लोग जो हैं भाई, अब मैं अगर सड़क पे निकलूंगा और वो मुझ पे थूक दे तो क्या करूंगा? उसमें उल्टी करूं उसके ऊपर? क्या करूंगा मैं? थूक के मैं पहुंच के आगे चलूंगा। तो सभ्य समाज अमेरिकन 20 साल तक इनकी मूर्खता ढोली, फिर वो अपना काम पे निकल गए। भाई कौन कब तक मरता रहे इनको पागलों के पीछे? लेकिन उसको मार्केटिंग क्या चल रही है? देखा, हमारा गाजी जीत गए, हमारे तालिबानी जीत गए। तो वो वही गेम है, 1400 साल से यही खेल चलता आ रहा है। ओमेंद्र जी ये बताइए, महाराणाओं पर पुस्तक लिखी तो मेरे को पूरी कहानी हिस्टोरिकल उसी पर मैं आ रहा था इनफैक्ट, कि ये जो आपकी जद्दोजहद चल रही है, आपका संघर्ष चल रहा है हिंदुओं को, जो जी संघर्ष चल रहा है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को रिहैबिलिटेट करने का। तो इसमें एक दिक्कत, जैसे आपके साथ जब मेरी बातचीत हुई तो आपने इस तरफ भी इशारा किया कि ये सोल्यूशन तो नहीं हो सकता कि उन सबको हम भारत में ले आएं। तो उसमें तो हाँ, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि किस तरह से हम उनको रिहैबिलिटेट कर पाएंगे, क्योंकि कितनों को हम भारत में ला पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत उचित आपने प्रसंग उठाया है, क्योंकि मेरी जो चिंता डे 1 से इस विषय पर रही है कि यदि ये 2000 वीजा जो इंडियन एम्बेसी दे रही है, मान लीजिए हम सारे के सारे पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ले लेते हैं जो कि यहाँ शरणार्थी बन के आएंगे, तो भी साल के कितने निकाले आपने? 24,000। 10 साल में आपने कितने निकाले? 2.5 लाख। भाई 10 साल से ज्यादा का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। या तो ये सब मार दिए जाएंगे या कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। जब से कोरोना का ये संकट शुरू हुआ है तब से अब तक 5,000 हिंदुओं की फैमिलीज इस्लाम ग्रहण कर चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। 5,000 परिवार इस्लाम कबूल कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और खुले वहां पर गुंडे हैं। वो बरचंदी शरीफ का मिट्ठू मियां है और एक दूसरे 2-3 लोग हैं, खुला कह के घूमते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम
10 लाख हिंदुओं को, काफिरों को मुसलमान बनाएंगे, वो सब खुला खेल चलता है वहां पर। तो ये तो शुरू से मेरी और जय की चिंता रही है कि इस प्रकार तो हम इन हिंदुओं को नहीं बचा पाएंगे। सीएए के आने का बहुत लाभ हुआ कि एक आंशिक सफलता हमें मिली कि लगभग 40,000 पेंडिंग सिटीजनशिप जो है उसके साथ उनके नागरिकता अब हो जाएगी। तो अब हमें करना यह है कि युगांडा, कनाडा, अमेरिका, यूरोप के बहुत से देश हैं जो शरणार्थियों के लिए अपना दरवाजा खोलते हैं, समय समय पर वो इनवाइट भी करते हैं, लेकिन उसके लेवल पर लॉबिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर सेनेटर्स के साथ बातचीत, वहां पर जो टीम होगी जो हमारी, जो उनके साथ सतत संपर्क में रहेगी, कुछ इनिशियली 5-10 पाकिस्तान के हिंदुओं को हमें यहाँ से एजुकेट करके थोड़ा सा ये कोई बात कैसे की जाती है, कैसे नहीं की जाती है, इंटरप्रेटर्स के साथ उनको अमेरिका भेजना भी पड़ेगा, उनके हवाई जहाज का किराया। तो ये बहुत लंबा काम है, करोड़ों रुपए का खर्चा इसमें आने वाला है। युगांडा के लिए हम अभी 15 पाकिस्तानी हिंदुओं को चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन एक बार यदि ये हमने चेन स्टैब्लिश कर ली, एक बार पाकिस्तानी हिंदुओं को हमने अमेरिका के सॉइल पर उतार दिया, उसके बाद यही 30-40 लोग ही आगे की चेन बन जाएंगे और फिर ये वहां पर एक अपना आइलैंड बना लेंगे जहां से हम और हिंदुओं को भेज पाएंगे। अभी हमें यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से इनको रेफ्यूजीज डिक्लेयर करवाना है, और उसके बाद अमेरिका और कनाडा और युगांडा और यूरोप के जो अलग अलग देशों के जो उनकी जो कानून है, उनकी दृष्टि में इनको शरणार्थी डिक्लेयर करवाकर कि इनका यहाँ पर धार्मिक शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वहां के लोकल हिंदुओं की सहायता से, वहां के लोकल सेनेटर्स की सहायता से हमको इनको निकालना है। वो एक लंबा काम है, उसके लिए हमें बहुत फंडिंग की आवश्यकता है। nimitekam.org हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर जो फंडिंग आप हमें देंगे उससे ये हम कर पाएंगे। अभी वो काम हमने शुरू कर दिया है अपने लिमिटेड अपने सीमित साधनों से भी। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एजेंडा, but it is a long haul and we are expecting some very good results in next 1 year or so. Omendra ji, there will be just one more question from me and then I'll share some questions from the viewers. Yeah. Out of this busy schedule of yours, being a doctor, looking after patients and also safeguarding Hindu interests, especially Hindus in distress in foreign lands, where did you, take time out to write a kind of anthology on Rajput kings and rulers? ये भी तो मतलब हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत एक पैशन की आवश्यकता होती है, उसमें बिना पैशनेट हुए आप इस तरह की हिस्ट्री नहीं लिख सकते। तो उसमें आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने समय कैसे निकाला इसके लिए? जी, 24 घंटे पर्याप्त होते हैं जी। आप कभी हैव यू एवर फॉरगॉटन अ 2000 रुपीज नोट समवेयर? हैव यू? होता है कभी कभी। 2000 का नोट कहीं नहीं भूलता कि मैं रख के भूल गया, एटलीस्ट मैं तो नहीं भूलता था। So the point I'm trying to make is that you find time for what you love. If you find time for what needs to be done, needs to be done. You got to, if it's a job, you got to do. मेरी पत्नी ने इसमें मुझे बहुत बढ़िया बात कही थी जब मैं इसको ऐसे रैंडम आर्टिकल लिख रहा था पाकिस्तान अपने मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं के ऊपर। Then she and मेरा एक मित्र है डॉक्टर परीक्षित सिंह, फ्लोरिडा में, he's like my mentor and guide, friend, philosopher and guide. Both of them simultaneously एक दो दिन आगे पीछे बोलते हैं, देख होमी, if you're going to do it, you're going to do it as work. Don't do it for leisure. You have to give yourself to it. And that was when I realized that do I want to do it as work? Do I actually want to enter into historiography? And I said, why not? Because I was, how did it all begin? A couple of years ago, I saw a tweet by Sanjay Dikshit ji about the Battle of Diver, which Maharana Pratap won in 1583, 7 years after Haldi Ghati. And I said, this must be an exaggeration. There was no Battle of Diver. They must have, it's just a small skirmish, and they would have just, trying to euphemism, and they are trying to, needlessly glorify Pratap. For example, they say Pratap was 7'5" tall. In my entire research, I never found Pratap to be that tall. So I thought this is also the exaggeration. But then I happened to go to Diver, Surjit, and I was shocked beyond belief to see the physical evidences of that war, of that battle. I saw the samadhi sthals of the satis who had cremated themselves with their husbands who had died in their war. And this was like 400-meter long chain of samadhis.
not one samadhi or two samadhi, in the heart of village Diver. And I documented it. I have video documented it. I put it on the YouTube. I saw the footprints of the hooves, the horses. They have preserved it for 400, 500 years. And they tell me that at a lot of places, this kind of things happen. For example, they have it even in Ranthambore in Rajasthan. I saw those paths, those passages, those bawdis, the place of water collection where the Mewar army used to stop and rejuvenate themselves. And I'm sure if some excavation is done by the archaeological department, then we can find the evidences. Who knows, we find the body of Behlol Khan, who Pratap dissected in two with one stroke of his sword. So when I said that if they could have lied about this, maybe there's much more that they have lied about. And then I sat down to read James Todd. This is the book, Annals and Antiquities of Rajasthan. And then I read Veer Vinod by Shyamal Das ji. And my book is entirely, largely premised on these two sources. These two sources, which are very authentic sources of Rajasthan history. And I can without doubt say that Indian history is a hogwash of history. And it is my life's endeavor now, as important as saving Pakistani Hindus out of that hellhole and Sardars, that a commission be set and these so-called historians who wrote our history books, especially in our schools, be tried and if found guilty, be punished. That is the scale of lies they have spoken. I'll give you just one example. One is Battle of Diver. If you Google Tughlaq dynasty, you will see a green map extending from Afghanistan to Assam and from Kashmir to Tamil Nadu, with a small area of the area around Kaling, that is the Odisha, being left. Now, in 1336 AD, there was a Maharana Hamir Singh, who was like 300 years, 200 years before Pratap. And when you read my book, what an interesting story. Even a Bollywood story writer cannot weave such a story, which actually happened to this great Maharana. But in context of the Tughlaqs, he attacked Tughlaq in 1336 AD on the bank of Chambal River at the city called Singoli, decimated his army, which was twice the number of his army, the size of his army, caught him by his hair and dragged him to Chittorgarh and kept him a prisoner. Now, Delhi Sultanate, Sultan was treated and kept a prisoner like a dog by a Mewar Maharana for 6 months. Nobody dared attack the Maharana to get him released from the jail. Hamir Singh had mercy on him and released him after extracting rights over Rajasthan, Sindh and Madhya Pradesh. So that was the jurisdiction of Mewar during the Tughlaqs, which has been erased from the Google Maps. The name of Hamir Singh finds no mention in our history. Right. Battle of Singoli has been erased. There are at least 10 such battles whom these leftist and jihadi historians have erased from our history. And that is the main purpose of this book, to bring out, because it is my conviction, by connecting the dots and by simple logical deduction, if we are Hindus today, it is because of these great Maharanas, one dynasty ruling from 8th century Bappa Rawal till date Maharana Arvind Singh Ji, uninterrupted, undefeated for 1400 years. It's a miracle which we are unaware of. And we should be so grateful to these great souls, these great Atmas, because it is because of them that we are Hindus. I'm sure Smart will in the future organize sessions on history, where certainly the great stories of the great Rajputs will, you can retell those stories in the right perspective. We are taking some questions from the viewers now. एक प्रश्न ये आया है विशाल एन जी की तरफ से
कि वो कह रहे हैं रायपुर के बारे में, वहां एक शद्दनी दरबार है जहां पाकिस्तानी, शडानी दरबार, हाँ वहां शडानी दरबार, वहां पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण दिया जाता है। इसी प्रकार हम दिल्ली में जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे जो मजनू का टीला गुरुद्वारा है, वहां पर भी ऐसा प्रबंध है, रोहिणी में ऐसा प्रबंध है, राजस्थान में कई जगहों पर। तो इनका प्रश्न ये है कि क्या इस तरह का एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जारी हो सकता है जहां पर कि जो हिंदू उनकी मदद करना चाहें वो वहां जाकर उनके लिए कुछ कर पाए? Yes, certainly, it's a very good idea. I'll immediately write down and start working on it कि जितने भी camps हैं, Pakistani Hindu camps need to be listed and I will do this on my website. I will put it there. It's a very good idea because the idea is that wherever a person is, he can go and help Pakistani Hindus. It's an idea worth doing. Shadani Darbar, Yudhishthirji Maharaj is doing a lot of work because he himself hails from Sindh. He has not forgotten his roots, unlike most of the Sindhis here. The worst kind of response I get always when I go to seek dharmansh for this foundation of ours is from Punjabis and Sindhis. The people who suffered most at the hands of jihad are the most dhimmified people. I cannot rationalize it by any logic, Stockholm syndrome, this, that. I have tried to understand this, but logic and my brain has failed me. But Shadani Darbar is an exception. Yudhishthirji Maharaj is a great Atma. Bhagwan unko lambi umar de. He has created a brilliant ecosystem where he is not only helping these Pakistani Hindu refugees, but he's also rehabilitating them. अब वो संत हैं, उनके पास फंडिंग है और वो उनका आध्यात्मिक बल है. हमारे पास उतना बल तो नहीं है. But this is a very good idea. Thank you so much. We will immediately sit down to document Pakistani Hindu camps location-wise and try to even get a phone number and appointment so that anybody in Delhi wants to help somebody, we can have appointment. Anybody wants in Raipur, we can help. Your idea is taken. Thank you. The next question is from Mr. Venkat Krishnan. He says that the US government, the UN agencies, etc., are quite hostile environments. How do you deal with them? I don't agree. When I went to the US Department of State, this lady had given us a 35-minute appointment. She listened to us for 1 hour and 35 minutes. The point is how you tell your story. देखिए, गोरा जो है उसको आप लल्लो चप्पो नहीं करें. Don't waste his time. Go to him with documents, as Surjit very rightly said. Go to him with statistics. Go to him with proper documentation. Go to him with facts. And also go with tangible solutions. That this is what we want to do. Then you have to hire lobbying firms in the United Nations. United Nations has its own dynamics. But the real thing is that we have been sleeping. The Hindu leadership has been comatose on this issue. And we have done nothing, no groundwork. It's only when people like me and Jay, and I can very humbly say this, it was embarrassing for me to go to the Department of State and the lady said, I have never even heard about Pakistani Hindus. Are there Hindus in Pakistan? And this is the response of most of the Hindus living in Bharatvarsha. अरे यार, तो किसके लिए काम कर रहा है? पाकिस्तान में हिंदू बचे भी है क्या? अरे भाई, तुम्हारे खोपड़ी में अगर बॉलीवुड और क्रिकेट घुसा हुआ है तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं. लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ हिंदू रहता है भैया. 2 जयपुर की आबादी जितना जनसंख्या जितना हिंदू रहता है पाकिस्तान के अंदर. So we have to have bright people, and that is why we have created Nimiteka and also now Dharmansh Foundation, where we want 100 crore rupees a month funding from Hindus so that we can hire PR agencies, we can hire people, we can take appointments with senators, tell them what Pakistan as a state is doing to Hindus. And I think there was no right time than this, when the US administration and the world is extremely hostile towards Pakistan because of the game that they have played in Afghanistan. The Hindu Samaj, if it wakes up, it gives us money, if it funds us. One more thing about funding. Every penny that comes to Nimit Tekam and every penny that is spent is on my annual reports. Anybody can go to the website and look up where did the money come from, where did the money go, signed and audited by a chartered accountant. So your money will be accounted for, but that is the future plan, that we need to take the fight to them, and United Nations and USA will listen to us, provided we go it in the right and the proper manner, in which recently Hindu American Foundation
is really helping us, and I'm very grateful to them that finally the cry of these Hindus is being heard. Omendra ji, we also have some questions. I don't know whether to take it seriously or not. There have been suggestions of that, there is only one solution to this problem, which is do away with Pakistan. Let Pakistan cease to exist. I don't think Omendra ji or I can do anything about it. It's a good solution. But, it's a good yes, thing. But yes. see, I'll tell you from a Pakistani Hindu activist, what can I say? Pakistani Hindus and Sardar constitute 2% of the population of Pakistan. They give 17% of tax. The rich Hindus. Yes. Now you take Hindus out of Pakistan, so the already collapsing economy of the Pakistan will get a death blow. They will simply collapse. In spite of the hatred for the kafir, in spite of the 3 Hindu girls being picked every day for sexual violation and ransom, the entire business of dal and chawal is run by Hindus. The entire business of alcohol is run by Hindus, because alcohol is haram है ना साहब इस्लाम में, तो शराब पीना हराम है, तो फिर हिंदू के दुकान से जाके पी लेते हैं, क्योंकि हिंदू खरीद रहा है, हम थोड़ी खरीद रहे हैं. तो लेवल ऑफ हिपोक्रेसी जो चल रही है. But the bigger thing is if now now with Taliban arriving, we have been telling this to the Indian government for past so many years, that you will see that once America leaves Afghanistan, everything is going to crumble. Afghanistan is going to go back to Stone Age. And the biggest sufferer of this going to Stone Age will be the Hindus of Pakistan. Now you will see in coming months how horrible massacres of Hindus will be done. So the point is that to up the ante from Indian side, we should start funding the Sindhu Desh movement. They are great Sindhi. They are born Muslims, but they consider themselves Hindus, and they are ready to support it. 5 million Muslims in Sindh have converted to, they have given up Islam. They are atheists. So it's a very, very fertile ground for Indian government to start funding this in Sindh. And with 1 crore local Hindus, this is a brilliant opportunity for Indian government if they listen to us and start paying Pakistan in the same coin to engage them. I see a few raised hands, but I am afraid we have completely run out of time. Omendra ji had already said we can take that 2 more questions because people have been listening. So yeah, there is Mr. Sahai. You could write your questions or switch your camera on and then ask the question. Mr. Sahai. Okay, there is one question in the chat box, which is similar to the first one that I had asked, which is he has asked for the names of all the camps. So Omendra ji has assured that he'll start that work right away. You can visit our website. If somebody can type the website address on the chat box, because it will soon be gone. NIMITTEKAM, Nimitt Ekam. Yeah, Mr. Sahai has given the suggestion that we must arm the Hindus. Arms Hindus, Kashmiri Pandits, no. Tibetans. It doesn't work like that. Yes. They'll be butchered. If armed Hindus, it's not like Indian Kashmir के जैसे हिंदुओं को खाली करा दिया और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ. वहां पे अगर आर्म कर दिया हिंदुओं को तो सफाया हो जाएगा हिंदुओं. Can't do that. Right. It has to be. We have to fund the local insurgents there. Yes. The RAW has to be activated. It is a game of a different scale or a different level. Yes. That is for the government to decide whether. That's for the government. We can only advise them. We can only pray to them that please do something about these forsaken Hindus. Actually, it's a very, very popular belief in our country that India was behind Ziaul Haq's untimely death. The air crash in which Ziaul Haq died. But one does not have any proof. But anyway, we also know that 1400 years of conflict have not told you how this mafia operates. Right. It's a bloody long time to do some Purva Paksha and connect the dots, and the whole script should be clear in front of us, and this is how it's going to operate. Raw infrastructure in Pakistan was dismantled by I.K. Gujral. Whatever little we had, so it has to be built all over again. Yes. He should rot in the 7th Narka.
He will rot in Omendra, 7th Narka. I'm sure he will. Because he killed innocent Hindus. Right. Those people who were serving our country, they created the infrastructure and at such great personal risk. It's not an easy job to create a niche in that society, and you work as an agent. Right. And you give away their names. Shameful. Anyway, we have had worse governments right from 1962, when Jawaharlal Nehru refused to back our soldiers after pushing them to war. Anyway, thank you so much, Omendra ji, for giving us time. I'm sure ours will be a long association. We can work together, and you may also ask of SMART what your expectations are. Let's do some sessions on Indian history, in Mewar history. Each Maharana needs to be discussed for 1 hour. 1 hour session on each Maharana, starting from Bappa Rawal, Rawal Ratan Singh, Kuman, Mughal, Kumbha, Sanga, Pratap, Amar Singh ji and Raj Singh ji. जी, निधीश गोयल जी, अगर आप कार्यक्रम का समापन करना चाहें तो। जी एग्जैक्टली जी आपका फर्स्टली आप दोनों का बहुत धन्यवाद। ओमेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और सुरजीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछे हैं और जो उत्तर, क्योंकि राजस्थान में जब हम बात करते हैं तो राणा हमीद की बात आती है, हठी हमीद की बात आती है, अपने स्वत्व को जो भुलाने की कोशिश पिछले कुछ समय से की गई है और जिसे स्मृतियों में लेने की कोशिश ओमेंद्र जी कर रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से, जो दुनिया भर में, जो विश्व भर में जो हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातनी भाई बैठे हुए हैं, उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदनीय कार्य है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको ये बताना चाहूंगा कि कल चूंकि हमारे जो स्मार्ट के मीडिया फेस्ट में आज ये 5वां सेशन था, 6ठा सेशन भी साइमल्टेनियसली चला है और कल एक और सेशन यानी कि 7वां सेशन आने वाला है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। हम लोग नारे सुनते हैं कि हमें चाहिए आजादी, लेकिन हम ये नहीं सुन पाते हैं कि हमें किससे चाहिए आजादी। एक्चुअली वी वांट आजादी फ्रॉम द फेक न्यूज, द एजेंडा वर्सेस फैक्ट्स, गेनिंग फ्रीडम फ्रॉम फेक न्यूज, ये टाइटल होने वाला है जो कल हमारा 7वां सत्र शाम को 4 बजे से शुरू होगा। अनुराग सक्सेना जी उसमें हमारे एक्सपर्ट रहेंगे, को फाउंडर ऑफ इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट एंड डेटा रिवील्स, और साथ ही मॉडरेटर रहेंगे श्रीमान विजय चड्ढा जी, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट एंड स्मार्ट जूरी भी आप है। और उसके तुरंत बाद में स्मार्ट अवार्ड्स रहेंगे, आप सब लोग वहां पर रहिएगा। मैक्सिमम रिसर्च ग्रांट्स, मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी और बहुत सारी बातें आपको स्मार्ट अवार्ड्स के बारे में वहां पर जानने को मिलने वाली हैं। तो दैट इज, ये अपने तरह का एक बेहतरीन प्रयास है। दैट इज द फर्स्ट नेशनलिस्टिक मीडिया फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्मार्ट। आप सभी दर्शकों से निवेदन, हमारे जो सहयोगी, हमारे जो समर्थक रहे हैं, उनका एक वीडियो क्लिप आप देखेंगे, दैट आफ्टर दैट एक शांति मंत्र का पाठ यहाँ किया जाएगा। उसके बाद आप सभी पधार सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। Broadcasting system and its affiliated stations. What you staring at? Is it really me? Feeling like a star. Am I taking it too far? Taking it too far while I'm feeling like a star. Feeling like a star. Always a star with stylish backpacks from Skybags. Built to last straps, 12 months international warranty and rain cover. Skybags. I'm changing my mind. Change to Tokyo. Kinda like your kind. Paris. You have me at hey, 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 hey. Hey. Hi. Be back in May. Cape Town. You have me at hey, 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 hey. Your passport, please. उसे छोड़ो, तुम कहाँ से हो? Chase the world with stylish bags from Skybags. मेरी बुक्स कहाँ हैं? अरे मैंने सब लेबल किया हुआ है, वहां पे है।
कुछ भी नहीं हुआ। बढ़िया चॉइस है यार तुम्हारी। काफी स्ट्रॉन्ग है। लारा बाय बोरोसिल। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्मार्ट का पद वीर पद, देश का पद जीत पद, प्रश्नों की तार से स्मार्ट का पद सजा, अन्याय को ना करके न्याय का प्रचार कर। देश पर प्रहार है, हार मत प्रहार कर। आज कर, आवाज कर, तांडव सा युद्ध कर, स्मार्ट का प्रचार कर। स्मार्ट हम रारा, स्मार्ट हम